नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज। तो आपके एसएस के जो पहला पार्ट था स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक, उसके दो पार्ट पढ़ लिए थे हमने और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा पार्ट। तो साथियों, हमने पहले पढ़ा था मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में बिंदुसार, उसके बाद में अशोक के बारे में। तो उसके बाद में जो आगे आ जाते हैं वो आता है हमारा शुंग वंश। जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वृहदत्त मौर्य। इन वृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी जाती है। उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग वृहदत्त मौर्य की हत्या कर देते हैं। और वृहदत्त मौर्य की हत्या करते हैं 185 ईस्वी पूर्व में, और 185 ईसा पूर्व में जो भारत के सर्वोच्च सत्ता पर स्थापित होने वाला जो वंश होता है वो होता है शुंग वंश। इसका शासनकाल है 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 73 ईस्वी पूर्व। मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या के बाद में पुष्यमित्र शुंग स्वयं भारत के सम्राट बन जाते हैं, और उनका एक पुरोहित था पतंजलि। इसका नाम ध्यान में रखना आपको, पतंजलि जो वर्तमान में प्रोडक्ट आते हैं वो इसी के नाम पर है। तो पतंजलि किसके पुरोहित थे? ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उसके बाद में इसके अंतिम शासक थे देवभूति, और देवभूति की जो हत्या है वो करते हैं वासुदेव कण्व। ये भी इनके सेनापति थे, देवभूति के सेनापति थे वासुदेव कण्व, और ये इनकी हत्या कर देते हैं देवभूति की। और अगला जो वंश आता है वो आता है कण्व वंश, लेकिन वो हमारे चैप्टर में नहीं दिया गया है। उसके बाद में जो हमारे चैप्टर में दिया गया है वो दिया गया है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का जो शासनकाल है वो आता है 60 ईसा पूर्व में, यानी 60 ईसा पूर्व में शिमुक नाम का व्यक्ति था। ये सूरशर्मा है, ये कण्व वंश के शासक थे और कण्व वंश के अंतिम शासक थे, और इनकी हत्या कर दी जाती है शिमुक के द्वारा। और शिमुक है जो 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव रख देते हैं। इन्हें कहा जाता है सातवाहन वंश के संस्थापक। ये सातवाहन वंश के संस्थापक थे, और सातवाहन वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे या प्रतापी राजा थे वो थे गौतमीपुत्र शातकर्णी, और ये 23वें नंबर के शासक थे। ये कौन से नंबर के शासक थे? ये 23वें नंबर के शासक थे। उसके बाद में इनके जो अंतिम शासक थे वो थे यज्ञश्री गौतमीपुत्र शातकर्णी। यानी ये अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र शातकर्णी है, यज्ञश्री शातकर्णी है, वशिष्ठपुत्र शातकर्णी है, तो नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। उनके बाद में इनकी जो वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण दिया इन्होंने, कार्ले का चैत्य बनाया था। तो 40 मीटर तो लंबा है और जो 15 मीटर है ऊंचाई है, इसकी 15 मीटर ऊंचाई है। ये इनकी जो स्थापत्य कला का सबसे अद्भुत उदाहरण था, ये था कार्ले का चैत्य। तो सातवाहन वंश के बाद में धीरे धीरे सातवाहन वंश की सत्ता कमजोर हो जाती है और भारत पर आक्रमण हो जाता है शंकों का, कुषाणों का। उसके बाद में धीरे धीरे जो अगला वंश आता है वो आता है गुप्त वंश, यानी गुप्त साम्राज्य। ये है जो गुप्त आते हैं 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। सर्वश्रेष्ठ शासनकाल इनका माना जाता है, गुप्तों का शासनकाल। भारत के जो अब तक के जो जितने भी वंश आए थे उनमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। उन्होंने लगभग 225 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी, और इनके पुत्र बने थे अगले संस्थापक घटोत्कच नाम था उनका, और उनको एक उपाधि प्रदान थी, और वो उपाधि थी महाराज की। वो कौन सी उपाधि थी? वो उपाधि थी महाराज की। उसके बाद में अगले शासक बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ये घटोत्कच के पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम, और इनका जो शासनकाल है 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक। इनको जो उपाधि थी वो थी महाराज धीराज की, और इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था कुमार देवी से, और ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। ये लिच्छवी एक जगह पड़ती है और वहां की राजकुमारी थी, इनके साथ इनका विवाह हुआ था, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में। इसके बाद इन्होंने एक संवत चलाया था गुप्त संवत, और जो जिसकी स्थापना इन्होंने की थी 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में संवत अपने वंश के आधार पर गुप्त संवत चलाया था। उसके बाद में इनके पुत्र बनते हैं समुद्रगुप्त। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट समुद्रगुप्त। इनका जो शासनकाल है 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक है। इन्होंने एक नीति अपनाई थी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति होती है संपूर्ण पृथ्वी को एक सूत्र में बांधना, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। इसे कहा जाता है धरणीबंध। धरणीबंध की नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाई थी समुद्रगुप्त ने। यानी इन्होंने पूरे
भारत को जीतने के लिए नीति अपनाई थी। अपना जो साम्राज्य है लगभग 5 भागों में विभाजित किया था और लगभग संपूर्ण भारत को इन्होंने जीत लिया था इसी नीति के तहत। इसके बाद में इनके उपनाम आते हैं। देखिए इनके पिताजी ने शादी की थी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, तो इनसे पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। और तो इन्हें कहा जाता है लिच्छवी दोहितर। इन्हें क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहितर कहा जाता है। इन्हें ही कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और ये जो संज्ञा दी थी इनको ये दी थी विसेंट सिम्त ने। विसेंट सिम्त ने समुद्रगुप्त विसेंट सिम्त ने समुद्रगुप्त को कहा था कि ये तो भारत का नेपोलियन, यानी जिस तरीके से नेपोलियन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था इसी तरीके से भारत में समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसे कहा जाता है अश्वमेध पराक्रम, यानी इन्होंने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए थे जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है वो अश्वमेध यज्ञ होता है। और जो इसकी जानकारी है हमें मिलती है अभिलेखों से। इसने सिक्के भी जारी किए थे और जिन पर नाम लिखाया था अश्वमेध पराक्रम। उसके बाद में इनके बेटे बनते हैं शासक चंद्रगुप्त सेकंड। इससे पहले थोड़ी सी बात बताते हैं आपको। इससे पहले इनके बड़े बेटे थे उनका नाम था रामगुप्त। इनके बड़े बेटे थे रामगुप्त, वो शासक बनते हैं रामगुप्त। लेकिन उस समय रामगुप्त पर शंकों का आक्रमण हो जाता है। शंक एक जाति थी, वो आते थे लूटपाट करते थे, तो उन्होंने रामगुप्त पर आक्रमण कर दिया और रामगुप्त ने इनसे संधि कर ली। तो संधि की एक शर्त रख दी कि आपकी पत्नी है, इसकी पत्नी का नाम था रामगुप्त की ध्रुव देवी। ध्रुव देवी इसकी पत्नी थी, ध्रुव देवी। और इन्होंने कह दिया कि आप ध्रुव देवी को मारे वाले कर दो, हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। और रामगुप्त ने यह शर्त मान ली जिससे नाराज हो गया था उनका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो रामगुप्त की हत्या कर दी, उसके बाद में शंकों पर आक्रमण कर दिया और शंकों को आक्रमण करके हरा दिया था और शक विजय कर ली थी। और शक विजय के बाद में एक उपाधि धारण कर ली थी और विक्रमादित्य। ध्यान रखना भारत के इतिहास में 14 राजा ऐसे थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और जो पहला राज्य था वो था चंद्रगुप्त सेकंड जो गुप्त साम्राज्य का था। और जो अंतिम राजा था वो था हेमू, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला। तो आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। किस विजय पर? शक विजय पर। उसके बाद में इसकी उपनाम है देवराज, इसे कहा जाता है देवगुप्त। इसकी एक पुत्री थी चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री जिसका नाम था प्रभावती। और प्रभावती का विवाह कर ये करता है वकाटक राजा था रुद्रसेन। और रुद्रसेन से शादी कर ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। इन्हें कहा जाता है विक्रमादित्य कहा जाता है। इनकी उपाधि थी विक्रम और इन्हें परम भागवत भी कहा जाता है कि माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इस कारण इनको कहा जाता है परम भागवत। उसके बाद में जो अगले राजा बने थे वो बने थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की एक उपाधि है, ध्यान रखना आपको, महेंद्रादित्य की उपाधि है। और इन्होंने वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में पड़ता है और जो सबसे उस समय का जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था वो था नालंदा विश्वविद्यालय। और जिसकी स्थापना किसने की थी? जिसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। और सबसे ज्यादा शिलालेख, ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा शिलालेख लिखाए थे वो लिखाए थे कुमारगुप्त ने। और भारत में शिलालेख पद्धति का अगर जनक मान पूछ लिया जाए तो वो थे सम्राट अशोक, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद में इन्हीं के पुत्र थे शकंदगुप्त, वो बनते हैं अगले सम्राट। और शकंदगुप्त का जो शासनकाल है 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक। और इन्होंने ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी एक बात थी, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और जो सुदर्शन झील है ये पड़ती है गुजरात में। ये कहां पर पड़ती है? ये गुजरात में पड़ती है। इस झील का जो निर्माता था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इस झील के निर्माता थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी अगली झील का इसी झील का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि ये झील जो जर्जर हो गई थी उसके बाद में इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसकी जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ शिलालेख से, यानी जूनागढ़ अभिलेख से। और संस्कृत का ये पहला शिलालेख था, फर्स्ट शिलालेख था। कौन सी भाषा में था? संस्कृत का। तो उसके बाद में इन्होंने इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अब हम पढ़ेंगे गुप्त वंश संस्कृति और उनकी उपलब्धियों के बारे में, यानी गुप्तों ने अपनी संस्कृति में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उनका धर्म
यानी धर्म, और जो उनका धर्म था वो था वैदिक धर्म, यानी जो वेदों से लेकर चलता आ रहा था वो धर्म था उनका वैदिक धर्म। और उनकी जो राजभाषा थी यानी राज कार्य करने की जो भाषा थी वो थी संस्कृत, जिसमें समस्त राज के कार्य किए जाते थे। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा में। उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे कालिदास, उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे। उनकी रचना है जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, कुमार संभव है, मालविका अग्निमित्र है, रघुवंश है, कुमार संभव, ऋतुसार, ये उनकी प्रसिद्ध रचना थी। इनके 2-3 नाटक भी है और बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे उस समय के गुप्त वंश के। उनके बाद में आते हैं शूद्रक। जो शूद्रक है उन्होंने एक रचना लिखी थी जिसे मर्चकटिकम के नाम से जाना जाता है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। एक बच्चा होता है वो मिट्टी के खिलौने के लिए जिद करता है, उसी पर आधारित ये सारा नाटक है मर्चकटिकम। और विशाख दत्त की एक रचना है मुद्रा राक्षस। ये उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे। और उसके बाद में अगले जो विद्वान आते हैं जिस आर्यभट्ट, जिन्होंने दशमलव पद्धति का हमको शुरुआत करके दी थी, यानी दशमलव पद्धति के जनक कहा जाता है आर्यभट्ट को। वो गुप्त वंश के प्रसिद्ध कवि थे, यानी गुप्त वंश के समय में हमारे भारत के प्रसिद्ध कवि थे या विद्वान थे। उसके बाद में वराहमिहिर, इन्हें ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त, इन्हें भी गणित शास्त्र के ज्ञाता माना जाता है। और इन्हीं के समय यानी गुप्त वंश के समय में एक चीनी यात्री आया था फाहियान, और जिसकी रचना है फोकी की। ये इनकी रचना है, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। और ये चीनी यात्री थे, ये आए थे गुप्तों के समय में, भारत में आए थे। और स्थापत्य कला के आगे पढ़ेंगे हम इनकी स्थापत्य कला के विषय में। तो स्थापत्य कला का जो अनूठा उदाहरण है वो है अजंता की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है जो गुप्तों ने करवाया था, और जो नालंदा बिहार में पड़ता है वहां पर बुद्ध की मूर्ति बनाई थी उन्होंने, 80 फीट ऊंची मूर्ति बनाई थी। और ये जो गुप्तों का प्रसिद्ध स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। उसके बाद में देखते हैं मेहरौली का लोहा स्तंभ। ये ध्यान रखना, ये सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है मेहरौली का लोहा स्तंभ। इसकी ये विशेषता है कि इस पर आज तक भी जंग नहीं लगा है, जंग नहीं लगा यानी जंग रोधक, आज तक भी ऐसे ही खड़ा है और खुले आसमान में खड़ा रहता है, फिर भी आज तक इस पर जंग नहीं लगेगा। ये दिल्ली में स्थित है, कभी आप दिल्ली जाओ तो देखकर जरूर आना, क्योंकि इस पर आज तक जंग नहीं लगा। ये गुप्तों की देन मानी जाती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन समाज के बारे में। अब जो गुप्तकालीन समाज है वो 4 वर्गों में विभाजित था, यानी उस समय जातियां नहीं थी, सिर्फ ओनली वर्ण होते थे। और वर्ण में था ब्राह्मण, सबसे सर्वोच्च ब्राह्मण, उसके बाद में था क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण था वो सबसे सर्वोच्च था, उसका काम था अध्ययन यानी कि शिक्षा देना, अध्यापन करवाना और यज्ञ, दान, दीक्षा, ये आदि काम थे, ये थे ब्राह्मण के। उसके बाद में जब क्षत्रिय, इसका काम होता था राष्ट्र की रक्षा करना, यानी सेना में भर्ती किनको किया जाता था? क्षत्रियों को। और वैश्यों का जो कार्य होता था वो होता था व्यापार और वाणिज्य का। और शूद्रों की सेवा, शूद्रों का जो कार्य होता था वो होता था इन चारों की सेवा करना, यानी निम्न स्थिति मानी जाती थी शूद्रों की। उसके बाद में स्त्री के भविष्य में पढ़ा जाए तो स्त्री में इनका एक अभिलेख आता है, एरण अभिलेख। अभिलेख आता है इनका एरण अभिलेख, ये लगभग 510 ईस्वी का माना जाता है। और इसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। एरण अभिलेख में सबसे पहले किस प्रथा का उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख है, जो गुप्त वंश से मिलता है। यहाँ पर माना जाता है कि गोपराज की पत्नी थी, वो सती हुई थी। कौन से अभिलेख में जानकारी मिलती है? एरण अभिलेख। ये थे गुप्तकालीन समाज के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे जो अगला वंश आता है वो आता है वर्धन वंश। इसे कहा जाता है पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके संस्थापक थे वो थे पुष्यभूति, इस कारण उन्हें इनके नाम के आधार पर पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। उनके बाद में पुष्यभूति के बाद में उनके बेटे थे प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के बाद में उनके बेटे बनते हैं राजवर्धन। और राजवर्धन के बाद में जो अंतिम सम्राट बनते हैं वो बनते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को माना जाता है अंतिम हिंदू सम्राट। और हर्षवर्धन है जो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक राज्य करते हैं। और इनकी एक उपाधि है बहुत ही मोस्ट, महाराजा धीराज की उपाधि। और इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री था हवेन सांग, वो भारत आया था और इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी शियुकी। चीनी यात्री ने एक रचना लिखी है जिस रचना का नाम था शियुकी। इसमें उन्होंने भारत की समस्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन किया था इसी शियुकी में। उसके बाद में इनके बड़े भाई जिस समय राजवर्धन शासक कर रहे होते हैं, उसी समय इनकी एक बहन थी राजश्री।
और इस राजश्री का अपहरण कर लिया जाता है बंगाल के शासक थे शशांक के द्वारा। बंगाल का एक शासक था शशांक, उसके द्वारा राजश्री का अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद में जो हर्षवर्धन है वो अपनी बहन राजश्री को बचाते हैं और उसके बाद में 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। अगला जो हमारा वंश आता है वो है पाल वंश, और जो पाल वंश की स्थापना है वो होती है 750 ईस्वी में, और इसके संस्थापक माने जाते हैं गोपाल को। इसके संस्थापक है गोपाल, ये अपने ही नाम पर एक वंश चलाते हैं जिसका नाम है पाल वंश। और उसके बाद में इसके जो सबसे प्रतापी राजा थे वो थे धर्मपाल। धर्मपाल सबसे प्रतापी राजा थे, तो इनका धर्म था वो था बौद्ध धर्म, यानी ये सभी राजा लगभग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इनकी राजधानी थी कन्नौज, इनकी राजधानी थी कन्नौज। उसके बाद में इनके अंतिम राजा थे महिपाल प्रथम, और महिपाल प्रथम की चोल राजा राजेंद्र प्रथम, महिपाल जो प्रथम थे उन्हीं के समय में जो चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे 1230 ईस्वी में इनको गंगा नदी के किनारे हरा देते हैं। उसके बाद में हमारे चैप्टर में अगला लगता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है वो है दत्तिदुर्ग। दत्तिदुर्ग ने 736 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, और जो इसकी राजधानी थी वो थी नासिक। राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी इसकी नासिक। और इन्होंने दत्तिदुर्ग ने चालुक्य शासक था कीर्तिवर्मा, चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा की हत्या कर कर ये गद्दी हासिल की थी। और इन्हीं के आगे वंशज थे कृष्ण प्रथम, और कृष्ण प्रथम ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था एलोरा में। कृष्णनाथ ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? कैलाशनाथ का। और ध्रुव इन्हीं के आगे वंशज थे ध्रुव, और जिन्होंने हराया था गुर्जर प्रतिहार वत्सराज, यानी गुर्जर प्रतिहार राजा था वत्सराज, इसको इस ध्रुव ने हराया था। तो इनके जो अगले राजा आते हैं अमोघ वर्ष आते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी बदल ली थी और राजधानी को बना लिया था, मान्यखेत को अपनी राजधानी बना लिया था। और इन्हीं के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आए थे, और इन्हीं की एक रचना है किताब उल सिंध वल हिंद। और इसी पुस्तक में इन्होंने इस अमोघ वर्ष को 4 महानतम शासकों में से एक बताया था, यानी विश्व में जो 4 महानतम शासक हैं उनमें से एक इसको बताया अमोघ वर्ष को। उसके बाद में इनके अंतिम इन्हीं के वंशज के अंतिम राजा थे करक द्वितीय, और जिसकी चालुक्य शासक तेलप द्वारा हत्या कर दी जाती है। तेलप इन्हें पराजित कर देता और इनमें हत्या कर देती है। उसके बाद में अगला जो आपका वंश आता है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश।